नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद महाप्रज्ञ कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के बाद भारत में हुई कृषक आंदोलन। ये BA B.Ed 4th ईयर की क्लास है। BA B.Ed 4th ईयर की क्लास है और अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति के बाद कृषक आंदोलन। पार्ट 1 क्लियर। यानी 1857 की क्रांति से पहले भारत में जो हुए कृषक आंदोलन उनकी क्लास हो चुकी है। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद भारत में हुए कृषक आंदोलन के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इनमें मुख्य रूप से आपके पवाना, बिजोलिया, बेंगू, एका आंदोलन आदि आते हैं। तो अतः हम 1857 की क्रांति के बाद जो राजस्थान में जो भारत में और राजस्थान में जो कृषक आंदोलन हुए उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसी कड़ी में आपके सामने पृष्ठभूमि और उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे आगे किसान आंदोलन का। किसानों तथा जनजाति आंदोलन का उद्गम यहाँ के मध्यकाल ढांचे में खोजा जा सकता है। जातीय अग्रता की नींव पर टिके इस सामाजिक ढांचे के शिखर पर परिवार होता था। उसके नीचे की सीढ़ी पर सामंत, शासक और उसके अधिकार सामंत के पारस्परिक संबंध, रक्त संबंध अथवा कुलीय भावना पर आधारित थे। राज्य के स्वामित्व की दृष्टि से भूमि दो प्रकार की थी, खालसा और जागीरी। जो भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी वह खालसा भूमि कहलाती थी और जो भूमि सामंत जागीरदारों के नियंत्रण में होती थी वह जागीर कहलाती थी। सामंत अपने जागीर क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन में सर्वोच्च होता था तथा जागीर क्षेत्र में वह कार्यकारिणी, प्रशासनिक, पुलिस, न्यायिक अधिकारों का उपभोग करता था। जागीरों में उनकी सर्वोच्च स्थिति के कारण जागीर की जनता, जो सामान्यतः कृषक थी, को नाना प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यानी दो प्रकार की भूमि थी, एक खालसा जो सीधे शासक के नियंत्रण में थी, दूसरी जागीरी जो सामंत के अधिकार में थी या जागीरदार के अंतर्गत आती थी। वह जागीरदार कार्य करना, जो भी कानून बनाना, प्रशासन करना, पुलिस और न्यायिक आदि कार्य करता था। अतः इस स्थिति में जो कृषक थे उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जागीरी क्षेत्र के किसानों को खालसा क्षेत्र के किसानों की भांति न तो वंशानुगत और न ही स्थायी अधिकार प्राप्त थे। यानी उन्हें कोई स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं थे। भूमि बंदोबस्त के बाद खालसा क्षेत्र के किसानों को अधिक कर चुकाना होता था, जिससे उनमें असंतोष बढ़ जाता था। इसके अलावा खालसा और जागीर क्षेत्र दोनों के कृषक को भिन्न भिन्न प्रकार की लाग और बाग, लगान और बेगार देनी पड़ती थी। इन लागतों के अलावा किसानों को जागीरदार का निःशुल्क काम भी करना पड़ता था, जिसे बेगार कहा जाता था। जागीरदारों के यहाँ होने वाले विवाह, शादियों, उत्सवों के अवसर पर भी किसी न किसी रूप में आर्थिक बोझ उठाना था। सारंग दास ने लिखा है, जीवन और मृत्यु के अलावा अन्य सभी बातों में जागीरदार लोग अपनी प्रजा के वास्तविक स्वामी और शासक थे। यानी जन्म और मृत्यु के अलावा सभी जो कृषक है उसका जो कार्य है उसमें सारे के सारे जिम्मेदार जागीरदार थे और उनके स्वामी जागीरदार थे। और वे लोग अपनी प्रजा पर मनमाना अत्याचार करते थे। वे भूमि पर कर बढ़ाते थे और हर संभव तरीके से किसानों का शोषण करने का प्रयास करते थे। उन्होंने जनता के लिए नहीं तो स्कूल खुलवाए, न अस्पताल बनवाए और न ही सार्वजनिक कार्य करवाए। यानी नाना रुपये कोई कार्य नहीं किए और उनका शोषण किया, बस लगान बढ़ाते रहे।
19वीं सदी के प्रारंभ तक शासकों और उनकी रैयत तथा सामंत व उसके आसामियों के बीच सद्भावना, सहयोग, पारस्परिक सहायता की भावना थी। यानी 19वीं शताब्दी तक ये दोनों आपस में अच्छे से चल रहे थे, सद्भावना से चल रहे थे। अतः रैयत अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वेच्छा से लगान और बेगार देती थी। राजाओं और सामंतों का दृष्टिकोण भी उदार रहता था। खालसा तथा जागीर दोनों ही क्षेत्र के किसानों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि राज्य तथा जागीरों की संपन्नता किसानों की संपन्नता पर निर्भर थी। यानी दोनों एक दूसरे को सम्मान देते थे, क्योंकि किसानों की संपन्नता ही जागीरदार या राजा की संपन्नता मानी जाती थी। परंतु असली बात यह थी कि उस समय में कृषि भूमि की कमी न थी और सामंतों को यह भय बना रहता था कि उसके किसान जागीरी भूमि छोड़कर चले जाएंगे। यानी उस समय भूमि की अधिकता थी, किसान जो खेती करते थे वो कम थे। अतः जागीरदार को भी ये मन में बात रहती थी, भय रहता था कि कहीं अमुक किसान भूमि छोड़कर चला न जाए। अतः उसका पूरा ख्याल रखा जाता था। उसके राजस्व में भारी कमी आ गई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस व्यवस्था में परिवर्तन होना आरंभ हुआ। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में कृषक असंतोष व्यापक रूप से दिखाई देने लगा। कृषकों के असंतोष के कारण 19वीं सदी के अंत तक आपसी और बाह्य युद्धों का खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया। यानी सभी जो राज्य थे उनसे अंग्रेजों ने संधियां कर लिया, उनको विजित कर लिया। अतः आपस में भय का जो युद्ध का जो भय था वो समाप्त हो गया और राजाओं के राज्य तथा जागीरें सुरक्षित हो गई। यानी अब राजाओं की जागीरें जो थी वो सुरक्षित हो गई। यानी ब्रिटिश राज के अंतर्गत उनकी जागीरें मान ली गई और उनकी सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया और साय संधि प्रथा द्वारा उनको अन्य देशों पर अनाक्रमण का बात कहा और कहा ब्रिटिश राज्य के जो दोस्त हैं वो आपके भी दोस्त होंगे, ब्रिटिश राज्य के जो दुश्मन होंगे वो आपके भी दुश्मन होंगे। इस प्रकार राजा निश्चित हो गया और उसकी जागीर सुरक्षित हो गई। अंग्रेज अधिकारियों के संपर्क तथा पाश्चात्य प्रभाव के परिणाम स्वरूप शासकीय वर्ग के रहन सहन में भारी परिवर्तन आने लगा था। राजा और सामंत दोनों विलासी हो गए। यानी राजा और उनके जो सामंत थे दोनों विलासी हो गए, क्योंकि प्रशासन का सारा काम कौन देख रहे थे? अंग्रेज देख रहे थे। विलासी हो गए। मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले शासकीय पीढ़ियां पश्चिमी शैली की वेशभूषा, खान पान, दावतें और अंग्रेजी शराब के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हुई। जागीरों में मन न लगने की वजह से राज्यों की राजधानियों में सामंत पुत्रों ने आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न हवेलियां, बंगले बनाना प्रारंभ कर दिए। कुछ ने जागीरी के पुराने ठिकानों को ही पश्चिमी शैली से के साजो सामान तथा फर्नीचर से सजाना शुरू कर दिया, परंतु इन सभी के लिए नगद रुपयों की आवश्यकता बढ़ने लगी। डॉक्टर M.S. जैन का मत है कि इन नई आवश्यकताओं केवल धातु मुद्रा से ही प्राप्त की जा सकती है। यानी अब वो पाश्चात्य शैली जीवन अपनाने लगे तो उनके लिए नगद पैसे की आवश्यकता पड़ी और यह पैसा कहाँ से आएगा? नगद होना चाहिए, धातु के रूप में होना चाहिए, मुद्रा से की जा सकती थी। धातु मुद्रा को प्राप्त करने के लिए सामंत ने अपनी प्रजा पर नई लागतें लगान लगा दिया। यानी उस ऐशो आराम, शान शौकत को जीने के लिए जनता पर और अधिक लगान लगा दिया गया। अर्थात जागीर की बढ़ती हुई विलासिता का अपार भार किसानों पर लाद दिया गया। जो जो आवश्यकताएं बढ़ी, किसानों का आर्थिक शोषण भी बढ़ता गया। इससे कृषकों में असंतोष फैलना स्वाभाविक था। दूसरा मुख्य कारण जनसंख्या के बड़े भाग पर कृषि भूमि पर निर्भर होना था। 18वीं शताब्दी में कृषक भूमि में कमी होनी थी। सामंतों को भय बना रहता कि यदि किसान जागीर छोड़कर अन्यत्र चले गए, फार्म के स्थान पर अन्य व्यवसाय अपनाने लग गए तो उनको भारी आर्थिक हानि होगी। अतः सामान्यतः कृषक के साथ उदार व्यवहार किया जाता था, किंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। कृषि भूमि की मांग बढ़ती जा रही थी और श्रमिकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और ये लोग अपेक्षाकृत कम मजदूरी में काम करने के लिए तैयार थे। अधिक दर पर कृषि भूमि प्राप्त करने को रहने को तत्पर थे। यानी अधिक भूमि पर कृषि करने के लिए कम वेतन में ये काम करने के लिए भी तैयार थे। अतः सामंतों को किसानों का भय नहीं रहा और उनकी मांगें
निरंतर बढ़ती रही। पुराने किसान खेती छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते थे क्योंकि आय के अन्य स्रोत सूख गए थे। नए श्रमिक किसी भी कीमत पर काम करके अपने तथा अपने परिवार का पेट भरना चाहते थे। इसी परिस्थितियों में सामंत अपनी इच्छानुसार लागतों की संख्या में वृद्धि कर रहे थे। उदाहरणतः शेखावटी के ठाकुर ने जब मोटर कार खरीदी तब उसका खर्चा वसूल करने के लिए उसने जागीर के किसानों पर मोटर लाद, अब मोटर खरीदी तो कौन सी लगा दी? मोटर लाद, यानी जागीरदार ने मोटर खरीदी तो उसका लगान कौन देगा? किसान। मोटर लाद लगा दी, जबकि उस क्षेत्र के किसानों से भूमि कर के अलावा 30 प्रकार की अन्य लागतें और वसूल की जाती थी, यानी 30 प्रकार के कर तो और लिए जाते थे और मोटर लाद लगा दी। इस प्रकार 1922 ईस्वी तक बिचौलिया किसान पंचायत ने राजपुताना के एजीजी को बताया कि उनसे 74 प्रकार के लगाने वसूल की जाती थी, यानी 74 प्रकार के कर लिए जाते थे, 74 कर लिए जाते थे। इसी प्रकार अलग अलग जागीरों से अलग अलग ढंग से लगान वसूल किया जाता था, यानी ये तो सिर्फ बिचौलिया में था, बाकी अन्य जगह इससे भी ज़्यादा था। एक मुख्य कारण किसानों के साथ जागीरदारों का अमानवीय व्यवहार था। छोटी सी बात पर भी किसानों को बेरहमी से पीटना सामान्य बात थी, यानी किसान को पीटना सामान्य बात थी और वो बेरहमी से कोड़े लगाना। जागीरदार लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर झूठे मामलों में फंसाकर पिटाई के साथ साथ भारी जुर्माना वसूल करते थे, यानी ये लगान के अलावा एक और जुर्माना है, एक लगान और है जो सबसे बड़ी है। उनकी मारपीट भी करते, उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी करते और उन पर जुर्माना लगाकर बड़ी बड़ी राशियां वसूल लेते। किसानों की बहु बेटियों की पिटाई करने से भी उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं था, यानी वो महिला वर्ग था, उनको भी पीटने में उन्होंने संकोच नहीं किया। और बेगार तो आम बात थी, यानी खाना पीना अपने घर का काम करो जागीरदार के यहाँ, ये आम बात थी। बेगार करना यानी काम करने के बदले वेतन बिल्कुल न मिलना बेगार कहलाती है, आम बात थी। बेगार से मना करने वालों की तो शामत आ जाती थी, यानी जो बेगार से मना करता उसको तो और ज़्यादा कुटाई करते थे। बीकानेर राज्य के पुंगल क्षेत्र के किसानों ने तो 1948 में वहाँ के दीवान से शिकायत की थी कि वहाँ पट्टेदार किसानों की बहु बेटियों को बलपूर्वक उठा लिया जाता है, यानी उनके साथ उनका शोषण भी किया जाता है जबरदस्ती, और वासना का शिकार बनाया जाता था। जब आज़ादी के बाद भी यह स्थिति थी तो उससे पूर्व की स्थिति का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है, यानी आज़ादी के बाद भी इस तरह की जो हरकतें थी तो आज़ादी के पहले तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार की हरकतें रही होंगी। किसानों को उनकी पुश्तैनी भूमि से बेदखल करना, उनके मकान से निकाल देना और सामान बाहर फेंकवा देना, कीमती सामान उठाकर ले जाना, मवेशियों को ले जाना जागीर में आम बात थी, यानी उनको ये के प्रकार उनकी ज़मीनें छीन ली जाती, उनके घर छीन लिए जाते, सामान छीन लिए जाते और उनके जो मवेशी थे उनको ले लिया जाता, ये आम बात थी। संक्षेप में जागीर क्षेत्र में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में किसानों द्वारा आंदोलन की राह पकड़ना स्वाभाविक था, यानी उनका इतने प्रकार से शोषण हो रहा था, किसान भी क्या करे बेचारा, वह फिर आंदोलन किया उसने। मेवाड़ का किसान आंदोलन, सबसे पहले मेवाड़ का किसान आंदोलन पढ़ेंगे। बिचौलिया किसान आंदोलन, बिचौलिया मेवाड़ का है। क्लियर भाई? अपना जो किसान आंदोलन है आज़ादी के बाद वह है बिचौलिया किसान आंदोलन। 1857 की क्रांति के इस तरफ पढ़ रहे हैं। बिचौलिया की जागीर लगभग 100 वर्ग मील क्षेत्र में फैली हुई थी और यहाँ का पवार कुल का जागीरदार मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का सरदार था, यानी यहाँ पर जो 100 वर्ग क्षेत्रफल का जो भूमि थी उसका जो जागीरदार था पवार, वो
प्रथम श्रेणी का जागीरदार था, यानी राजा के उससे रक्त संबंध थे, इसलिए वह प्रथम श्रेणी का जागीरदार था। यहाँ के अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के थे। और लोग सदियों पूर्व बूंदी, कोटा और ग्वालियर क्षेत्रों से यहाँ आकर बस गए थे। इन लोगों ने अपनी जाति पंचायतों के माध्यम से अपनी एकता तथा पृथक अस्तित्व बनाए रखा, इसीलिए अन्याय के विरुद्ध संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद कर पाए। बिजोलिया आंदोलन का मुख्य ध्येय बिजोलिया के जागीरदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए भारी कर थे। विभिन्न लागतों और बेगारों के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त कर न्याय प्राप्त करना था। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि बिजोलिया के जो धाकड़ जाति के जो लोग थे, बिजोलिया जो क्षेत्र था उस पर भारी भरकम कर लगा दिए गए थे। लगान और बेगारें उनसे ली जाती थी, अतः उसके विरुद्ध उन्हें आंदोलन करना था। वह जो लगान थी उन्हें हटवानी थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। 1894 में बिचौलिया के जागीरदार गोविंद दास की मृत्यु के बाद किशन सिंह नया जागीरदार बना, यानी किशन सिंह यहाँ का जागीरदार। किशन सिंह जागीरदार बना। गोविंद दास के समय किसानों को जागीरदार के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत नहीं थी, यानी इनके जो पहले जो जागीरदार साहब थे गोविंद दास जी, उनको उनके प्रति किसानों की कोई शिकायतें नहीं थी। परंतु किशन सिंह ने जागीरदार बनते ही उपज का आधा भाग तथा उन पर अनेक प्रकार की और लगान लादने का या वसूल करने का आदेश दे दिया। यानी किशन सिंह जब जागीरदार बना तो उन्होंने जो भूमि की उपज है उसका आधा प्रतिशत लेना शुरू कर दिया और अन्य प्रकार की लगानें लगा दी। बढ़े हुए लगान तथा लागतों को चुकाने के बाद किसानों के पास बचत नगण्य थी, यानी उपज के बाद जो लगान चुकाया जाता था उस उपज का नाम मात्र का हिस्सा उनके पास बचता था, बाकी सारा का सारा लगान में ले लिया जाता था। उनका गुजारा भी कठिन हो गया था, यानी उससे वह अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे थे। इसीलिए किसानों ने जागीरदार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त लागतों का विरोध करना का निश्चय किया। यानी किसानों ने अब जो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने मिलकर इसके विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया। 1897 में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु पर आयोजित मौसर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में या 13वें दिन या कभी मौसर का आयोजन किया जाता है, सभी लोगों को बुलाया जाता था। ऐसी प्रथा राजस्थान में प्रचलित थी, है शायद अब भी, और उनको भोज करवाया जाता था। 1897 में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु पर आयोजित मृत्यु भोज में आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। इस अवसर का लाभ उठाकर लोगों ने अपने कष्टों पर विचार विमर्श के लिए किया और तय किया कि उनके नेता बेरी साल निवास का नानाजी पटेल और गोपाल निवास के ठाकरी पटेल, यानी नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल, यानी उस मृत्यु भोज पर आयोजित लोग आए तो उनमें लोगों ने अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया और उनमें से दो नेता उभर कर आए, नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल। के साधु सीताराम दास के इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया, यानी एक साधु सीताराम की ओर है, साधु राम के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया। सीताराम ने उन्हें संगठित होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सलाह दी। तब धाकड़ किसानों ने अपने इन्हीं दोनों नेताओं को उदयपुर जाकर महाराणा के समक्ष किसानों की दुर्दशा स्पष्ट करने को कहा। तब दोनों उदयपुर गए। 6-7 महीने उदयपुर ठहरने के बाद उन्हें महाराणा से मिलने का अवसर नहीं मिल पाया।
यानी 6-7 महीने हो गए, पर महाराणा जी से उनके संपर्क नहीं हो पाया। तब वे अपनी शिकायतों का पत्र देकर चले आए। महाराणा को पत्र मिल गया। तब उन्होंने सहायक माल हाकिम हमीद हुसैन को जांच करने के लिए बिचौलिया भेजा। हमीद हुसैन ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि बिचौलिया का जागीरदार बहुत सी गैर कानूनी लगान वसूल कर रहा है। महाराणा ने जागीरदार को चेतावनी दी और 2 लागतें बंद करने का आदेश देकर मामला समाप्त कर दिया। यानी किशन सिंह को आदेश दिया कि 2 लगान माफ करें, छोड़ दें उन्हें, और उन्हें चेतावनी दी और मामला रफा दफा कर दिया, यानी हटा दिया। उधर जागीरदार ने भी किसानों में फूट डालकर उनमें असंतोष को दबाने की दृष्टि से समय समय के लिए चुप रहना ही उचित समझा। यानी उसने किसानों के द्वारा विद्रोह हो सकता है, तो उस वजह से वो भी चुप रहा, किंतु उचित अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने नए से लाग-बाग की दरें निश्चित कर ली, नए तरीके से लाग-बाग की दरें निश्चित कर ली, जिसमें किसानों को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद उसने कई किसानों नेताओं को मामूली सुविधाएं देकर उनकी एकता को समाप्त कर दिया, यानी चाल चली। 1900 ईस्वी तक आंदोलन समाप्त हो गया। 1906 में किशन सिंह की मृत्यु हो गई और पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। यानी किशन सिंह की मृत्यु हो गई, अब उसका बेटा पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। उसने महाराणा को तलवार बंधाई, एक प्रकार का शुल्क है, तलवार बंधाई। इसे उत्तराधिकारी शुल्क भी बोलते हैं। शुल्क यानी जब नया जागीरदार बनता है तो वहां के जो शासक हैं वो उन्हें तलवार बंधाई करवाते हैं, तो उसके तलवार बंधाने की एवज में उन्हें राजा को गिफ्ट देना पड़ता है। तलवार बंधाई शुल्क को भारी भरकम रकम देनी पड़ती। उसने यह भार किसानों पर डाल दिया, यानी बिचौलिया किसान आंदोलनों जो लोग थे वहाँ के, उन पर तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया। उसने किसानों को दी गई रियायतों को रद्द कर दिया और पुरानी बढ़ी हुई दरें वापस लागू करने का आदेश दिया। इसके अलावा उसने तलवार लाख नाम के नए लगान लगा दी। तब 1913 में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने पुनः आंदोलन छेड़ दिया। यानी 3 जने मिलकर उन्होंने लोगों को वापस जागरूक किया, लोगों को परेशान हुए तो उन्होंने वापस किसान आंदोलन छेड़ दिया और अभूतपूर्व कदम उठाए। 1 वर्ष तक खेती न करने का निर्णय लिया। किसान लोग अपने जीवन निर्वाह हेतु बूंदी और ग्वालियर आदि स्थानों पर जाकर काम करने लगे। यानी बिचौलिया के लोगों ने 1 वर्ष तक खेती नहीं करने का निर्णय लिया और अन्यत्र जाकर खेती करने का काम करने लगे। किसानों द्वारा भूमि को पड़क रखने के फलस्वरूप बिचौलिया क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जागीरदार को भी भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। उसकी दमनकारी नीति का उसने सहारा लिया और बहुत से किसान कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। इसी बीच 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी केसरी सिंह अल्पवयस्क था। अतः जागीर का शासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी मेवाड़ सरकार ने संभाल लिया। अल्पवयस्क जागीरदार की किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। यानी जो पृथ्वी सिंह है उसकी पत्नी ने जो किसानों की मांगे थी उनको स्वीकार कर लिया। महाराणा ने भी उनको मान्यता दे दी, परंतु जागीर के कर्मचारियों ने किसानों को कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की। यानी महाराणा ने भी उनको सुविधाएं दी किसानों को। उनकी जो जागीरदार की पत्नी थी उसने भी उनको रियायतें दी, किंतु वहाँ के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने सुविधा प्रदान नहीं की और पुरानी दरों से ही लगान वसूलते रहे, बेगार लेते रहे। इससे किसानों की आर्थिक दुर्दशा पुनः बिगड़ने लगी। संयोगवश प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और जागीरदारों को युद्ध कोष में धन जमा कराना पड़ा। जागीरदारों ने यह बोझ भी किसानों पर लाद दिया। यानी प्रथम विश्व युद्ध में भारत इंग्लैंड की ओर से भाग ले रहा था और उसका उनको रुपया देना था, वह रुपया भी अब किस पर डाल दिया? किसानों पर। इस नए भार को किसानों
इस नए भार ने किसानों की कमर तोड़ दी और उनके सामने आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। संयोगवश 1915 में विजय सिंह पथिक का नेतृत्व मिला, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में 1915 में विजय सिंह जी पथिक आए। इनका नाम भूप सिंह था, का नेतृत्व मिला, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। 1914 में उसे टोडा टाटगढ़ में बंदी बना रखा था, जहां से वह फरार हो गए और विजय सिंह पथिक के छद्म नाम से मेवाड़ में घुस गए। संयोगवश उनकी मुलाकात सीताराम दास से हो गई, जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। हो गई। सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया, यानी साधु सीताराम के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। उनकी उपस्थिति से किसानों का उत्साह बढ़ गया। माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, भंवरलाल सुनार, प्रेमचंद बीर के सहयोग से पथिक ने किसानों को पंचायतों के माध्यम से संगठित किया और उन्हें युद्ध कोष में धन देने से मना कर दिया, यानी अलग अलग पंचायतों का गठन किया गया और उनको युद्ध कोष, जो विश्व युद्ध में जो पैसे जमा कराना था, वह देने से मना करा दिया कि आप लोग वहाँ पर कोई पैसे नहीं देंगे। किसानों ने महाराणा तथा जागीरदार को प्रार्थना पत्र भिजवाए। प्रत्युत्तर में महाराणा ने किसान नेताओं को गिरफ्तार करने तथा आंदोलन को चलने का आदेश दिया, यानी मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने इन जो नेतागिरी कर रहे थे उनको पकड़ने का आदेश दिया और आंदोलन को कुचलने का भी हुक्म जारी कर दिया। पथिक जी भूमिगत हो गए और वीरान स्थान से आंदोलन का संचालन करने लगे, यानी वह भूमिगत हो गए और अनजान स्थान से ही आंदोलन उन्होंने जारी रखा। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया, यानी पथिक जी ने जो स्थानीय घटना थी उसको राष्ट्रीय घटना बता दी। उन्होंने कानपुर से जो पत्र निकलता था प्रताप, उसमें उन्होंने आलेख लिखे और बिजोलिया किसान आंदोलन के जो किसान थे उनकी स्थिति से देश को अवगत कराया। इस विषय पर जागीरदार का जब दमन चक्र और अधिक हो गया, यानी केसरी सिंह ने और ज्यादा उन पर दमन चक्र चलाया। माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास आदि नेताओं को बंदी बना लिया। जेल में उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, उनके घरों पर लूटमार की गई, परिवार की स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया गया, किसानों पर भी नाना प्रकार के अत्याचार किए गए। लेकिन किसानों ने सब कुछ सहन कर इस आंदोलन को जारी रखने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। समाचार पत्रों में दमनकारी उपायों की निरंतर निंदा की जा रही थी। अतः महाराणा ने विवश होकर 1919 में 1999 में एक जांच आयोग नियुक्त किया। किसानों की मांग के अनुसार उनके नेताओं को रिहा कर दिया और जांच आयोग की पड़ताल में पाया गया कि किसानों का आंदोलन उचित है और उन्होंने कुछ लागतों और बेगारों को समाप्त करने की सिफारिश की। परंतु महाराणा ने आयोग की अनुशंसा पर कोई ध्यान नहीं दिया और आंदोलन का दमन चक्र चलता गया, यानी 1919 में एक कमीशन भेजा और उन्होंने पाया कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे थे वह सही है, उनके साथ लगान, बेगार और जास्तियाँ की जा रही है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराणा को सौंपी, पर महाराणा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और यह दमन चक्र जारी रहा और भी तेज हो गया। इसी बीच ठिकाने में पीवल यानी सिंचित भूमि के लगान में और अधिक वृद्धि कर दी गई, यानी जहाँ पर पीवल भूमि थी उसमें और अधिक लगान की वृद्धि कर दी गई। पथिक जी ने किसानों को केवल बारानी भूमि पर खेती करने और पीवल भूमि को पड़त रखने की सलाह दी, यानी जो बेकार भूमि थी उस पर खेती करने के लिए समझाया पथिक जी ने, और जो पीवल भूमि थी उसको पड़े रहने की बात कही। प्रत्युत्तर में ठिकाने ने नई शर्त लगा दी और किसानों को बारानी भूमि को जोतेगा उसे पीवल भूमि का भी लगान देना पड़ेगा, यानी पथिक जी ने उनको कहा बारानी भूमि पर खेती करें। तो महाराणा ने नई शर्त लगा दी, जागीरदार ने नई शर्त लगा दी कि जो बारानी भूमि पर खेती करेगा उसे लगान तो पीवल भूमि के अनुसार ही देना होगा, चाहे वह पीवल भूमि को पड़त ही रखे अथवा जोते। इस प्रकार पथिक ने पुनः समाचार पत्रों के माध्यम से बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा को भारत में विख्यात कर दिया।
महात्मा गांधी और तिलक जैसे नेताओं ने भी जागीरदारों के जुल्मों तथा भारी करों की पूरी आलोचना करते हुए किसानों को अपना नैतिक समर्थन प्राप्त किया। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का जो आंदोलन था उसे बाल गंगाधर तिलक जैसे वीर जो क्रांतिकारी थे उनका भी समर्थन प्राप्त था। महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं का समर्थन उसे प्राप्त हुआ। विवश होकर महाराणा ने पुनः जांच आयोग नियुक्त किया। जांच आयोग ने पुनः किसानों की शिकायतों को सही पाया। अतः महाराणा ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया और दमन चक्र जारी रहा। यानी बड़े बड़े नेताओं के कहने पर वहाँ पर आयोग भेजे गए, किंतु उन पर कार्यान्वित नहीं की गई। धीरे धीरे बिचौलिया आंदोलन का प्रभाव मेवाड़ के अन्य जागीरों तथा सीमावर्ती राज्यों के किसानों पर भी पड़ने लगा। यानी इस आंदोलन का प्रभाव अब जो अन्य पड़ोसी राज्य थे, जागीरें थी, उन पर भी पड़ने लगा। इससे ब्रिटिश अधिकारी भी सतर्क हो गए। यानी अब यह मामला ब्रिटिश अधिकारियों तक जा पहुंचा, वह भी सतर्क हो गए। उन्होंने इस आंदोलन को रूस के बोल्शेविक क्रांति आंदोलन की प्रतिछाया दिखाई देने लगी। यानी बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी, किसानों और मजदूरों ने इनका नेतृत्व किया था, उसी प्रकार राजस्थान में बिजोलिया भी बोल्शेविक क्रांति के रूप में उनको दिखाई देने लगा। अतः मेवाड़ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट ने महाराणा और जागीरदार को इस आंदोलन को कुचलने की सलाह दी। इसी बीच 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास आदि नेताओं ने गांधी जी तथा अन्य नेताओं से भेंट की और उन्हें किसानों की दुर्दशा से अवगत कराया। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, साधु सीताराम दास, विजय सिंह जी पथिक और माणिक्यलाल जी वर्मा, इन्होंने गांधी जी से मिले ही है और उन्होंने किसानों की वास्तविक दुर्दशा से अवगत कराया गांधी जी को, और इन लोगों का नैतिक समर्थन प्राप्त किया। इससे ब्रिटिश अधिकारी चिंतित हो गए। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे भारत की सरकार के लिए एक नई परेशानी उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में राजस्थान के एजीजी हॉलैंड तथा मेवाड़ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंस बिजोलिया पहुंचे ताकि आंदोलन का समाधान निकाला जा सके। यानी एजीजी और रेजिडेंट दोनों बिजोलिया आए और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। मेवाड़ सरकार के प्रतिनिधियों, बिजोलिया जागीरदार के प्रतिनिधियों और किसानों की ओर से राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने वार्ता में भाग लिया। अंत में 1922 में समझौता हो गया। समझौते के अनुसार किसानों की उनकी मांगें स्वीकार कर ली गई, उनके लागतें को समाप्त कर दिया गया, लगान में भारी कमी की कर दी गई, बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 1922 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। क्लियर? यानी हॉलैंड और विल्किंस ने आगे बढ़कर इस आंदोलन को समाप्त करने का काम किया। वह प्रारंभिक रूप से सफल रहा, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो किसानों की मांगे थी, लगान थी, बेगारें थी, उनको कम कर दिया और उनकी बातें मान ली गई। यह सिर्फ एक छलावा था। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गए। यानी जरूरत थी तो पास चले गए और वापस उदासीन हो गए, और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करने पुनः शुरू कर दिया। किसानों को पुनः पुरानी लागतें लागू कर दी। इसी बीच मेवाड़ सरकार ने बेंगू किसान आंदोलन के सिलसिले में पथिक जी को बंदी बनाकर 3.5 वर्ष के कारावास की आज्ञा दे दी। यानी बेंगू किसान आंदोलन का बहाना बनाकर विजय सिंह पथिक जी को 3.5 वर्ष का कारावास दे दिया। 1923-26 का समय किसानों की बड़ी तकलीफों में गुजरा। यानी अब 3 वर्ष बड़ी तकलीफों में गुजरे। क्लियर? 1926 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने भूमि बंदोबस्त प्रस्तावित किया, जिसमें पीवल क्षेत्रों के लिए लगान की दरें को थोड़ा कम कर दिया गया, परंतु बारानी क्षेत्र पर लगान की दरें बढ़ा दी गई। 1927 में किसान महापंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पंचायत ने बारानी क्षेत्र को छोड़ देने का विचार विमर्श हुआ तथा हिंसात्मक साधनों से आंदोलन जारी रखने का सुझाव दिया गया। किसानों द्वारा छोड़ी जाने वाली बारानी भूमि को किसान लोग नहीं खरीदेंगे, जागीरदार को विवश होकर लगान कम करना पड़ेगा। परंतु जागीरदार ने बारानी भूमि पड़े हुए राजस्व पर नए किसानों को दे दी। जमीन खरीदने वालों को कमी न थी। इससे किसानों को अत्यधिक हानि हुई। रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के लिए मनमुटाव बढ़ गए। राजस्थान सेवा संघ भी छिन्न भिन्न हो गया।
जागीरदार का हौसला बढ़ गया। पथिक जी ने आंदोलन से अलग हो गए, जागीरदार अलग हो गए और सेठ जमनालाल बजाज ने अब किसानों का नेतृत्व संभाला। यानी अब नए जो किसानों के जो नेतृत्व करता थे जमनालाल बजाज हो गए। 1929 में हरिभाऊ उपाध्याय ने भी नेतृत्व संभाला। अब किसानों ने अपनी समर्पित बारानी भूमि वापस प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 1931 में लगभग 400 किसानों को भूमि समर्पित कर हल चलाना शुरू कर दिया। इस पर सेना, पुलिस, ठिकाने के कर्मचारी, भूमि के नए किसान मालिकों, किसानों पर टूट पड़े। यानी प्रशासन और जो नए किसान थे जिन्होंने जमीन खरीदी थी वो मालिक किसानों पर टूट पड़े। 200 किसानों को बंदी बना लिया गया। उपाध्याय जी ने गांधी जी को किसान पर हुए जुल्मों का विस्तृत विवरण भेजा। गांधी जी की सलाह पर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उदयपुर के दीवान सुखदेव प्रसाद का पत्र लिखकर समस्या का हल कराने का अनुरोध किया। इस पर बिजोलिया किसान आंदोलन अब अखिल भारतीय रूप धारण करने लगा। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर के महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद के व्यापक विचार विमर्श किया। फलस्वरूप समझौता हो गया। समझौते के अनुसार समर्पित जमीन धीरे धीरे पुराने जागीरदारों को लौटाने का आश्वासन दिया तथा सत्याग्रह को रिहा कर दिया, किंतु जमीन वापस के बारे में कदम नहीं उठाया गया। अब माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में दीवान से मिलने उदयपुर गए तो उन्हें बंदी बनाकर 1.5 वर्ष के कारावास की आज्ञा दे दी। अब रिहाई के बाद मेवाड़ से राज्य से निर्वासित कर दिया। अब अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ, जिससे सरकार ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस पर प्रजामंडल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जो शीघ्र ही समूचे भारत राज्य में फैल गया। अब सरकार को चिंता सताने लगी कि यदि किसान भी प्रजामंडल के साथ हो गए तो स्थिति बिगड़ जाएगी। 1938 में बिजोलिया किसान पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रजामंडल ने आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया और उन्होंने कहा यदि जमीनें वापस नहीं दी गई तो सरकार पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया और समाधान करवाया। बिजोलिया के किसानों के कष्टों पर अत्याचार सहन करने की अभूतपूर्व क्षमता थी और उन्होंने प्रदर्शन भी किया। राजस्थान के लोगों में नई राजनीतिक जागृति और राष्ट्रीय भावना का विकास होने दिया। इस प्रकार आपके सामने ये बिजोलिया किसान आंदोलन विस्तृत रूप से ब्यौरा किया। इसका जो राजस्थान में प्रभाव पड़ा कि बिजोलिया किसान आंदोलन ने वहाँ के मेवाड़ क्षेत्र में लोगों में एक भूतपूर्व प्रेरणा का काम किया और किसानों ने मेवाड़ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जागीरदारी व्यवस्था है और यहाँ तक कि महाराणा है और ब्रिटिश सरकार तक को इन्होंने एक बार तो सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये जो किसान मांग कर रहे हैं, बार बार आयोग भेजे गए, वो उनकी मांगे सही मान रहे थे, किंतु किसान और हुकूमत ने इन बातों को स्वीकार नहीं किया और अंत तक उन पर अत्याचार करते रहे। किंतु बाद में आगे चलकर इनके जो लगान थी, बेगारे थी, उनको समाप्त कर दिया गया, जो एक बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जो अगली क्लास में, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।